हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 29 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स करने वाले हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें। आज नवरात्रा का 7वां दिन है। 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है। माता के आशीर्वाद से आप लोग अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। चलिए हमारे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में भारत के तीसरे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो तीसरे नंबर का है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। इस किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। जोधपुर में उद्घाटन किया गया है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में जोधपुर में भारत के तीसरे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और यह प्रमुख रूप से भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। स्टैटिक जी के भी देख लेते हैं। पहला अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? ये गांधीनगर, गुजरात में है। दूसरा अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। स्वामी नारायण संप्रदाय ये कौन सी संस्था चलाती है? BAPS, जिसका पूरा नाम है बोचासनवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद स्वामी को समर्पित है। दिल्ली अक्षरधाम मंदिर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के रूप में दर्ज किया गया है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुबई में वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया है? तो हाल ही में किस देश ने दुबई में वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAE ने। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया। यह हाल ही में UAE को स्वायत्तता यानी ऑटोनोमस परिवहन और स्मार्ट गतिशीलता समाधानों के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। UAE की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा UAE दिरहम चलती है। राष्ट्रपति वहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नायन हैं। हेडक्वार्टर RAT दुबई। स्थापना कब हुई थी? 1971 में। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड स्वायत्त वाहनों से डेटा को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और संसाधित करने का एक मंच है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र डेटा संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट दुबई का सड़क और परिवहन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसके द्वारा 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 सितंबर 2025 को विभिन्न श्रेणियों में देश के भूवैज्ञानिकों और खनन विशेषज्ञों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। पुरस्कार का पूर्ण नाम है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, प्रदान करता भारत के राष्ट्रपति मंत्रालय, खान मंत्रालय। राष्ट्रपति निवास कहाँ है? रायसीना हिल, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं।
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार खान मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल भूविज्ञान, खनन, खनिज अन्वेषण और जल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में कितने लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफ़र की है? तो अभी बिहार में एक योजना चल रहा है, महिला रोजगार योजना, उसमें 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो कितने महिलाओं के खातों में ये ट्रांसफ़र हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 लाख महिलाएं। 75 लाख महिलाएं सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफ़र की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। आरिफ मोहम्मद खान। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। यह योजना महिला सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में कुल 75 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसकी पहली किस्त 10 हज़ार प्राप्त हुई है। यह राशि सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भेजी गई है। नेक्स्ट, दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है, सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जबकि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, जिसका उपयोग तेल और प्रोटीन युक्त पशु आहार के उत्पादन में किया जाता है। सोयाबीन में शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। विश्व में कौन है पहले नंबर पे? पहले नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे अर्जेंटीना। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना रहता है? लगभग 40%। मध्य प्रदेश को उपनाम सोया राज्य के नाम से जाता है, हालांकि उत्पादन में अब महाराष्ट्र आगे है। सोयाबीन कैसी फसल है? सोयाबीन खरीफ की फसल है, जिसकी बुआई जून जुलाई में और कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। सोयाबीन का उत्पादन को भारत में पीला सोना भी कहा जाता है। सोयाबीन के उत्पादन को भारत में पीला सोना भी कहा जाता है। यह तेल और प्रोटीन का एक सस्ता और समृद्ध स्रोत है, जो पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में किस नदी पर 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी कौन सी नदी पे मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी पे मिली है। देखिए, 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को हाल ही में सुबनसिरी नदी पर मंजूरी दी गई है। यह परियोजना देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। स्टैटिक जीके देख लेते हैं। सुबनसिरी नदी का अपवाह क्षेत्र असम और अरुणाचल प्रदेश है। उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत हिमालय से हुआ है। यह सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। परियोजना का उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। सुबनसिरी नदी गोल्डन रिवर के नाम से भी जानी जाती है। यह परियोजना मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसका कुछ हिस्सा असम में भी है। जल विद्युत परियोजना भारत में ऊर्जा मिश्रण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में
सहायक होती है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग ने किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की तैनाती करने की घोषणा की है? तो किस आर्टिकल के तहत बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 324 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल निर्वाचन आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती करने की घोषणा की। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनाव के अधिशन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न हो सके। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 15। किस भाग में है? तो भाग 15 में है। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति है। केंद्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए चुनाव आयोग की ओर से निगरानी करते हैं। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत देश भर के कितने शैक्षणिक संस्थान में विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल आयोजित की जा रही है? तो युवा कनेक्ट कितने शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 शैक्षणिक संस्थानों में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत देश भर में 75 शैक्षणिक संस्थानों में विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल की आयोजित की जा रही है। यह पहल युवाओं को विकसित भारत का लक्ष्य से जोड़ने और राष्ट्र के निर्माण उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। चलिए इसका स्टैटिक जीके देख लेते हैं। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है? 2047। ये पहला संस्करण 2025 में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पे। इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। यह पहल भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और उससे आगे के महत्व पर जोर देती है। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना है। यह अभियान विकसित भारत 2047 की दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सेब, मिक्सचर और चिवड़ा जैसे नमकीन उत्पादों को जीआई टैग देने वाला शहर कौन सा है? तो इन सब चीज़ों को जीआई टैग देने वाला शहर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदौर शहर को सेब, लौंग सेब, मिक्सचर और चिवड़ा जैसे नमकीन उत्पादों के लिए भौगोलिक जीआई टैग मिला है। यह टैग इंदौर के नमकीन उत्पादों की विशिष्टता, गुणवत्ता और उस क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान को प्रमाणित करता है। इंदौर कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। जीआई टैग 1990 में स्टार्ट हुआ था। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक होता है। ये अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। यह टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है और फिर इसका रिन्यूअल कराना होता है। इंदौर की लोकप्रिय खाद्यों में पोहा और जलेबी भी शामिल है। जीआई टैग उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करता है। उत्पादों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के समुद्र तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह और कितने से अधिक छोटे बंदरगाह हैं?
तो वर्तमान में भारत के जो समुद्र तट है उसमें 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और छोटे बंदरगाह कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 से अधिक बंदरगाह हैं, 200 प्लस है। देखिए, वर्तमान में भारत के पास 12 प्रमुख बंदरगाह है जिसका प्रबंधन केंद्र सरकार करती है और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह या मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। इन छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यह बंदरगाह देश के समुद्री व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के जो प्रमुख बंदरगाह में है वो है कांडला, मुंबई, चेन्नई आदि है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। सर्वाधिक छोटे बंदरगाह कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है, लगभग 53। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो मुंबई में है। मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट अधिनियम 1963 के द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत के समुद्री मार्ग में होने वाला अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होता है। भारत का सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह जो एक नदीय बंदरगाह है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।